औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सर्किट के कोर्स के अंदर कूलिंग फ़ैन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को लेके इसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कूलिंग फ़ैन सर्किट जो टोयोटा कोरोला 2011 से 13 मॉडल में इस्तेमाल हुए हैं मुख्तलिफ इंजन्स के साथ, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के पार्ट में हम इंशाल्लाह जो टीएमसी मेड गाड़ियां हैं टोयोटा कोरोला की, जिनके अंदर 2C डीजल इंजन इस्तेमाल हुआ है, उसका एक रिले कंट्रोल्ड इंजन कूलिंग सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम 2 से 3 सिनेरियोज को, बल्कि 3 से 4 सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर जब एसी ऑन होता है, जब इंजन हाई टेम्परेचर पे होता है, जब एसी ऑन हो और एसी का प्रेशर गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, कंप्रेसर का प्रेशर ज़्यादा होता है, उस सूरत में क्या इसका लाएअमल होगा। और इसी के अंदर ही हम आज एक दफ़ा फिर टोयोटा ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सेंटर का जो सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू इस डायग्राम को और इस डायग्राम में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोयोटा ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सेंटर को। इस कोर्स के जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है वीडियोज़ की, लेक्चर्स की, उनमें एक लेक्चर ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सेंटर के तारुफ से हम पहले ही करा चुके हुए हैं। और अभी हम इसको जो टीएमसी मेड 2C इंजन डीजल इंजन के साथ कोरोला की जो गाड़ी है, उसका कूलिंग की जो डायग्राम है कूलिंग सर्किट की, उसको हम इलेक्ट्रिकल पहले डायग्राम को देख लेते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इस टैब के नीचे हमें रिपेयर मैनुअल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उनकी लिस्ट नज़र आ रही है, और इस साइड के ऊपर उनके लिंक्स डिफरेंट चीज़ों के नज़र आ रहे हैं, जिनको हमने जो लास्ट वीडियो इस लिस्ट के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। तमाम हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में जाते हैं, और इसको अगर हम देखें तो हमने ये देखना है कि हमें कूलिंग जो सिस्टम है उसका सर्किट कहाँ मिल सकता है। कूलिंग जो सर्किट है उसका ताल्लुक इंजन के साथ भी है, और उसका ताल्लुक जो एयर कंडीशनिंग हीटर और एयर कंडीशनिंग का, यहाँ पे आप देखें एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है इसके साथ भी है। तो सबसे पहले हम इंजन में जाके देख लें, अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम मिल जाती है तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो इंजन है, इंजन से रिलेटेड जो मेन्यू यहाँ पे खुल चुका हुआ है, यहाँ पे देखें चार्जिंग है, कूलिंग फैन TBD और TDV मेड एक्सेप्ट फलां इंजन, और फिर कूलिंग फैन TMC मेड डीजल इंजन। तो हम जो TMC में डीजल इंजन है, 2C इंजन है, उसका कूलिंग फैन का सर्किट हमें चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कूलिंग फैन मुख्तलिफ इंजन के लिहाज से कोरोला के लिए इन्होंने दिए हुए हैं उनके सिस्टम। और फिर उसके बाद इंजन जो कंट्रोल है, यानी कि जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है 1NGFE इंजन का, 1ZRFE का, इसी तरह मुख्तलिफ जो इंजन जो कोरोला के अंदर कवर हुए हैं 2011 से 13 के बीच में, उनके बारे में देता है। और आखिर में ग्लो प्लग, इग्निशन, इनटेक्स और स्टार्टिंग वगैरह। तो सबसे हम चूँकि इसका डायग्राम कहाँ से हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम जाते हैं, जो TMC में डीजल इंजन है कूलिंग फैन, उसकी डायग्राम को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम भी मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। इस डायग्राम के साथ लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएँ तो आपको इनके कनेक्टर की तफसील भी मिल जाती है, और इनको अगर आप यहाँ पे जाके लोकेशन देखना चाहें तो इस नीचे जो यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ से आप लोकेशन भी जाके दे सकते हैं। कूलिंग फैन मोटर का कनेक्टर है, जंक्शन कनेक्टर, मुख्तलिफ जो कनेक्टर इस डायग्राम में दिखाए गए हैं उनकी तफसील यहाँ पे दी गई है। तो ये डायग्राम हमने यहाँ से लिया है, और वापस हम अभी इस मेन्यू को इधर ही ले जाते हैं और दोबारा हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो इस सर्किट को समझने के लिए जो हमारा रूल है वो ये है कि एक तो हमें पता चल चुका हुआ है अभी इतने लेक्चर्स लेने के बाद कि जितनी भी पावर सप्लाईज होती हैं वो सारी ऊपर से आती हैं, और जो ग्राउंड्स परमानेंट होते हैं वो बॉटम से डायग्राम्स के अंदर, ये स्टैंडर्ड है डायग्राम्स का, इधर से शुरू होते हैं। और फिर हमने डायग्राम का अहाता करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे देखें तो बैटरीज के साथ एक फ्यूज़ लगा हुआ है, और इग्निशन के साथ एक फ्यूज़ है, और फिर बैटरी के साथ यहाँ पे फ्यूज़ से एक तार इधर आ रही है, यानी कि ये परमानेंट ये पावर है, और ये इग्निशन पावर है, और ये परमानेंट बैटरी से फ्यूज के थ्रू फ्यूज पावर है। और इसके अलावा हम ग्राउंड अगर देखें तो एक ग्राउंड यहाँ से आगे थ्रू हो रहा है, एक ग्राउंड, दो ग्राउंड यहाँ पे दिखाए गए हैं 2 डिफरेंट मॉडल के हिसाब से, और फिर 2 डिफरेंट मॉडल यहाँ पे भी एक ग्राउंड यहाँ पे दिखाया गया है जो 2 डिफरेंट जगहों पे, यहाँ से इस मोटर पे जा रहा है और इस तरफ से एक रिले की तरफ जा रहा है।
इन पावर और ग्राउंड की डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया है कि पावर को अगर आप दोबारा आप मजीद देखें कि बैटरी का जो पावर है वो यहाँ पे इस रिले पे स्टैंड बाय है, और जो इग्निशन पावर है वो ना सिर्फ इसकी रिले की कॉइल इस रिले के स्विच पे है और ये इस रिले की कॉइल पे है, और यहीं से एक ब्रांच ली गई है जो कि इस रिले की कॉइल के ऊपर भी स्टैंड बाय है, और यहाँ से फिर एक ब्रांच फर्दर लेके तीनों कॉइल के ऊपर बेसिकली जो उनको एनर्जाइज करने के लिए जो पावर चाहिए वो इग्निशन से आ रही है। ये हमने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ की देख ली। और फिर जो बैटरी का ये दूसरा फ्यूज़ है, ये जो पावर है ये बेसिकली इस रिले की जो स्विच पावर है, पावर ने स्विच ऑन है, ये वहाँ पे आगे स्टैंड बाय है। तो इसके अलावा हमें पावर का कोई और सोर्स या डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही है। अब हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड यहाँ पे है और ये ग्राउंड यहाँ पे मोटर पे स्टैंड बाय है, और दूसरा है ये रिले के यहाँ पे स्विच के ऊपर स्टैंड बाय है। तो ये दो पॉइंट है इस ग्राउंड के। और इस ग्राउंड को अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर यहाँ पे स्विच लगा हुआ है टेम्परेचर का, जो यहाँ पे अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको क्लोजअप व्यू में दिखाता हूँ। तो नंबर 2 टेम्परेचर डिटेक्ट स्विच, तो ये टेम्परेचर डिटेक्शन का स्विच है, और यहाँ पे जो ग्राउंड है इसके ऊपर स्टैंड बाय है, और फिर यहाँ पे जो ग्राउंड है ये सीधा जाके ये बेसिकली आपका जो प्रेशर स्विच है एसी सिस्टम का, उसके 2 पॉइंट्स के ऊपर ये पावर स्टैंड बाय है। अब याद रखें ये तो एक ऐसा स्विच है जिसने बनना और कट होना है, कट ऑफ होना है, कट इन होना है, और इसका सिस्टम अभी राइट नाउ हम अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता कि इसका अंदर वर्किंग क्या है, लेकिन हमें मोटर का भी पता है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जो ग्राउंड मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस मोटर के ऊपर स्टैंड बाय है, बेसिकली जब ये सर्किट रेस्ट के ऊपर है, ये याद रखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कुछ सर्किट डायग्राम के अंदर और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल कोर्स के अंदर भी। तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, और जब सर्किट ओपन है, जिस तरह से ये स्विच ओपन है, तो ये ग्राउंड इस सूरत में जब ये स्विच ओपन हो तो मुझे इस जगह के ऊपर भी अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे यही ग्राउंड यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि मोटर की जो रेजिस्टेंस है जब सर्किट ओपन हो तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। लाइकवाइज जो पावर यहाँ पे इस जगह पे हम कह रहे हैं स्टैंड बाय है, ये मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर कि ये जो पावर यहाँ पे हम कह रहे हैं स्टैंड बाय, एक्चुअली जब ये सर्किट यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, जब ये एक्चुएट नहीं हुआ सर्किट, ये एक्टिव नहीं हुआ, यानी कि ये ग्राउंड फॉर एग्जांपल यहाँ से आना था और ये ग्राउंड नहीं आया, तो ये जो पावर है, ये जो कॉयल है, ये भी बेसिकली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर ग्राउंड नहीं आया तो इसका मतलब है ये ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट है तो ये पावर मुझे इस लाइन के ऊपर जो यहाँ पे और इस जगह से होते हुए इस जगह तक मिलनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये पावर मुझे यहाँ तक, क्योंकि ये स्विच है, ये स्विच ओपन पड़ा हुआ है, ये जब बनेगा तो ग्राउंड आगे थ्रू होगा। जब ये ओपन पड़ा हुआ है तो इस जगह पे ऊपर जब भी मैं वोल्टेज चेक करूंगा या मैं अपना एलईडी टेस्टर को ग्राउंड पे लगा के इस जगह पे रखूंगा, तो मुझे यहाँ पे चूंकि ये जो पावर आ रही है बेसिकली इग्निशन की है, तो 12 वोल्ट मुझे इस सारी लाइन के ऊपर जहाँ पे भी मैं चेक करूँ मुझे मिलना चाहिए। इसी तरह जब रेस्ट पे है सर्किट तो इसके इस साइड के ऊपर भी मुझे एलईडी टेस्टर को पॉजिटिव बैटरी पे लगाऊं तो यहाँ पे ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड होगा तो मुझे यहाँ पे एलईडी टेस्टर जलता हुआ मिलना चाहिए, या 12 वोल्ट मुझे बैटरी वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। तो ये लाजमन याद रखें और डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मिसाल के तौर पे ये सर्किट रेस्ट के ऊपर है और हमें पता है कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ जाके इस जगह के ऊपर जंक्शन कलेक्टर के ऊपर चेक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अगर 12 वोल्ट नहीं मिलते तो इसका मतलब है यहाँ पे बीच में कहीं पे ब्रेक है, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट मिलने चाहिए। ताहम ये जब एक्टिव होगा तो यहाँ ग्राउंड थ्रू होगा इस साइड के ऊपर, तो मुझे फिर इस साइड के ऊपर ग्राउंड उस वक्त मिलेगा जब ये स्विच बन जाएगा और ग्राउंड यहाँ से थ्रू हो जाएगा। जब तक ये नहीं बना तो ये जो 12 वोल्ट ये पावर आ रही है वो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर जो ग्राउंड या पावर आ रही है या इस जगह के ऊपर जो ये पावर आई हुई है, तो जब तक ये जो असेंबली है, ये सिंपलीफाई असेंबली है, ये यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करेगी उस वक्त तक मुझे यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी पावर मिलेगी और इस जगह के ऊपर भी 12 वोल्ट मिलने चाहिए। तो ये एक सानवी बात हो गई। ताहम हम बात कर रहे थे कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक टेम्परेचर डिटेक्शन स्विच है जिसने ऑन और ऑफ होना है, यानी कि टेम्परेचर खास लिमिट पे आएगा, हमें एक ये स्टैंडर्ड सी बात है, कोई ऐसी कोई खास चीज़ इसके अंदर नहीं है कि हमें समझने की ज़रूरत हो। तो जब वो एक खास टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो ये स्विच बन जाएगा और ये ग्राउंड थ्रू होके इन कॉइल्स के ऊपर पहुंच जाएगा। इन कॉइल्स के ऊपर जब पहुंचेगा तो पावर ऑलरेडी अवेलेबल है इग्निशन स्विच ऑन होने की वजह से, तो ये कॉइल बन जाएंगी और ये स्विच बन जाएगा इधर, और ये स्विच ये 5 पिन रिले है, तो ये स्विच पहले नॉर्मल हालत में यहाँ पे बना हुआ है, तो ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा इस वाली साइड पे जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है।
फिर इसके साथ ये जंक्शन कनेक्टर है। जंक्शन कनेक्टर ये सिंपल एक हब है जहाँ पे कॉमन है, बेसिकली कॉमन पॉइंट है जहाँ से आगे ये जो स्विच टू ग्राउंड है ये यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ से फिर आगे निकल के इधर जाते हैं और ये पॉइंट भी इधर से ये एसी एम्पलीफायर असम्बली हमें नज़र आ रही है इस जगह के ऊपर, ये एसी एम्पलीफायर असम्बली है। इसको इसका फंक्शन हम समझते हैं कि राइट नाउ हमें इसका पता नहीं है, तो हम इसको फिलहाल डिस्कार्ड कर देते हैं और हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं करते। हम ये समझते हैं कि ये एसी एम्पलीफायर असम्बली है जो जिसका काम हम बाद में इसको मजीद देखते हैं। इसके अलावा प्रेशर स्विच है। स्विच का मतलब इसने थ्रू करनी है कुछ चीज़ें, यहाँ पे ग्राउंड थ्रू करना है, यहाँ पे भी ग्राउंड या पावर कोई और चीज़ भी है वट। हम इसको भी मजीद समझने की कोशिश यहाँ पे नहीं करते। हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये सिस्टम के अंदर ये एक कंपोनेंट भी मौजूद है। और फिर यहाँ पे 3 रिलेज हैं, 2 4 पिन रिलेज हैं और एक यहाँ पे 5 पिन रिले है। और यहाँ पे एक मोटर अवेलेबल है और इस जगह के ऊपर भी मोटर अवेलेबल है। और ऊपर जैसा कि हमने सोचा पहले ही डिस्कस कर लिया कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और नीचे ग्राउंड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इस सर्किट की हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यहाँ पे क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो जब हमें ये चीज़ मालूम हो गई तो अब हम देखते हैं कि जी हम पहला जो सिनेरियो इसका हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि रिले कंट्रोल इंजन कूलिंग सर्किट, एसी ऑफ इंजन हाई टेम्परेचर सिनेरियो। एसी ऑफ है, एसी अब ये जो प्रेशर स्विच है और एसी एम्पलीफायर है, हमें पता है कि ये दो जो कंपोनेंट है इनका ताल्लुक एसी के साथ है। जो टेम्परेचर डिटेक्टर स्विच है उसका ताल्लुक किसके साथ है, वो आपका इंजन हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर होने के या नॉर्मल टेम्परेचर होने पे या हाई खास टेम्परेचर से जब ऊपर उठता है तो उस वक्त ये स्विच बनेगा। जब ये स्विच बनेगा तो इसने क्या करना है, इसने ग्राउंड यहाँ से जंक्शन कनेक्टर से करते हुए अब चूंकि हमारा ताल्लुक इन सिस्टम के साथ है कि ये मोटर इनमें से कौन सी ऑन होगी तो हम इसको ट्रेस करेंगे। हाउएवर ये जब स्विच बन जाएगा तो इसका जो ग्राउंड इसका इफेक्ट यहाँ पे भी हमें मिल सकता है, यहाँ पे वो इमटेरियल है, हम उसके ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं करते। तो यहाँ से स्विच टू ग्राउंड की हमने लाइन लगाई है जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, स्विच टू ग्राउंड को हमने ब्लू कलर के साथ आइडेंटिफाई किया है। तो ये स्विच टू ग्राउंड यहाँ पे पहुंचेगी और इस रिले के ऊपर और इस रिले के ऊपर। जब आपका एसेसरी आपका इंजन रनिंग में है, स्विच ऑन है, तो ये पावर तो ऑलरेडी बैटरी के थ्रू डायरेक्टली अवेलेबल है इस स्विच के ऊपर। और इसके अलावा इस कॉइल के ऊपर जो पावर है ये इग्निशन ऑन होते ही ऑन हो जाती है और जब इंजन रन कर रहा होता है तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट अवेलेबल है। तो जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा तो ये रिले बन जाएगी। जब ये रिले बनेगी तो अब आप ये देखेंगे ये स्विच यहाँ पे बन जाएगा। जब स्विच बन जाएगा तो ये पावर स्विच हो जाएगी और इस जगह पे अवेलेबल हो जाएगी इस मोटर के ऊपर। जब इस मोटर पे आई है तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ग्राउंड परमानेंटली अवेलेबल है, तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी और फुल स्पीड के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर देगी। हम फुल स्पीड क्यों कह रहे हैं इस मोटर की, क्योंकि बीच में किसी किस्म की हमें कोई रेजिस्टेंस या कोई और सर्किट नजर नहीं आ रहा। प्योर 12 वोल्ट जो पावर है, बैटरी की पावर है, वो यहाँ पे अवेलेबल नजर आ रही है और यहाँ पे प्योर ग्राउंड नजर आ रहा है। तो दूसरी साइड पे ये जो ग्राउंड यहाँ से निकला था ये इस रिले के ऊपर भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले देखा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कि पावर यहाँ से होती हुई इस रिले की कॉइल पे भी और इस रिले की कॉइल के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है। जब ये पावर अवेलेबल है तो ये रिले बन जाएगी। जब ये रिले बनेगी तो ये जो स्विच है जो कि 4 पॉइंट के ऊपर 4 पिन के ऊपर पड़ा हुआ है ये 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो कुछ भी अवेलेबल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि इस जगह के ऊपर क्या अवेलेबल है, इस जगह के ऊपर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड अवेलेबल है। तो ये ग्राउंड फिर इधर से जब स्विच मोटर के होता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा तो ये स्विच वैसे ही ऑन है। इस पे अगर आप देखें तो ये स्विच एक्टिवेट, ये कॉइल चूंकि एक्टिवेट नहीं हुई, इधर किसी किस्म का ग्राउंड नहीं आया, तो ये स्विच ओपन है। तो ये ग्राउंड यहाँ पे खड़ा रहे कुछ भी रहे इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि जब भी इंजन हाई टेम्परेचर सिनेरियो होगा और एसी ऑफ होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सर्किट आपका एनर्जाइज होगा, ये मेन रिले आपकी एनर्जाइज होगी। रिले ये भी एनर्जाइज हो जाएगी लेकिन इसका इफेक्ट कोई नहीं है। तो ये रिले जब एनर्जाइज होगी तो आपका ये जो मोटर है, रेडिएटर फैन मोटर जो है, ये चलना शुरू हो जाएगी और ये फुल स्पीड में चलेगी। अब हम इससे अगला सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, लो स्पीड कंट्रोल एसी सर्किट। तो एसी में आप देखें कि यहाँ पे एसी टेम्परेचर को अब हम समझते हैं कि जी इसमें भी 2 सिनेरियो आ सकते हैं कि जब ये इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे और स्विच नहीं बना हुआ, पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देख चुके हैं, ग्राउंड को भी हम देख चुके हैं। तो एसी स्पीड कंट्रोल जो है, एसी जो कंट्रोल है उसमें आप देखें कि यहाँ से एक वायर इस रिले के साथ मुंसलिक है। इसके अलावा जो एसी सिस्टम का जो सारे का सारा सिस्टम है उसमें इसके अलावा कोई वायर इधर नहीं है। ताहम जो प्रेशर स्विच है उसका ताल्लुक अगर आप देखें तो अगर ये कोई काम करेगा तो ये ग्राउंड इधर से दे सकता है।
फिलहाल हम डिस्कस करते हैं जब एसी ऑन हो गया है तो एसी जो ऑन कराने वाला काम है, क्लच को एंगेज कराने वाला काम है, वो एसी एम्पलीफायर असेंबली ही हमेशा करती होती है, या इंजन कुछ गाड़ियों के अंदर ईसीएम करता होता है। तो यहाँ से फिर आप देखें कि ये कनेक्टेड है इस रिले के साथ, तो इस रिले को हम बनाते हैं, यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड करता है अगर एसी एम्पलीफायर हम, क्योंकि यहाँ पे पावर अवेलेबल हमें पता है, इन तीनों जो रिलेज हैं इनकी कॉयल के ऊपर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, तमाम तीनों कॉइल्स के ऊपर पावर ऑलरेडी अवेलेबल है। जब अवेलेबल है एसी ऑन होगा तो यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड होगा, ग्राउंड जब प्रोवाइड होगा तो इस स्विच के ऊपर भी बेसिकली आपकी पावर स्टैंड बाय थी, तो ये स्विच जब बनेगा यहाँ पे, वो इस यहाँ पे आगे पिन 5 के साथ जब ये अटैच हो जाएगा, जब ये कॉइल बनेगी इसको खींचेगी अपनी तरफ, तो ये पावर शिफ्ट होके इधर से होती हुई इस मोटर से होगी, इस मोटर से होते हुए इस रिले की इस पॉइंट से होते हुए 4 नंबर से, चूंकि ये जुड़ा हुआ है 4 नंबर से, यहाँ से होते हुए फिर ये इस मोटर से होते हुए यहाँ पे इसको ग्राउंड मिल जाएगा। अब जब ये काम हो रहा है तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दो मोटर आपस में सीरीज में आ गई हैं, जबकि इनका जो सोर्स सप्लाई है वो बैटरी की वोल्टेज है। तो बैटरी से जितने वोल्ट आ रहे हैं उनमें अगर मोटर्स दोनों सेम कैपेसिटी की लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है जो 12 वोल्ट आ रहे हैं वो 6 वोल्ट इधर कंज्यूम होंगे, 6 वोल्ट इधर कंज्यूम होंगे। इसको हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया हुआ है अपने इंजन फंडामेंटल कोर्स के अंदर, कि एक सर्किट के अंदर जो एक पावर सोर्स है, उस सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस की जो मिकदार है उसके बराबर वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस, जनरली दोनों मोटर्स जो है ना बराबर कैपेसिटी की होती है, उनकी रेजिस्टेंस भी सेम होती है, तो इसका मतलब ये है कि आधे वोल्टेज इधर खाए जाएंगे और आधे इधर। तो इसका मतलब है जब 12 वोल्ट इस मोटर को नहीं मिलेंगे ना इसको मिलेंगे, तो ये भी हाफ स्पीड पे चल रही होगी, ये भी हाफ स्पीड पे चल रही होगी। तो इसी वजह से ये बेसिकली लो स्पीड कंट्रोल एसी सर्किट का हमने इसको नाम दिया है, कि इसके अंदर इंजन नॉर्मल टेम्परेचर पे है, कि ये स्विच नहीं बना हुआ, यहाँ से कोई ग्राउंड थ्रू नहीं हुआ और सिर्फ एसी एम्पलीफायर ने यहाँ से ग्राउंड का सिग्नल दिया है, और ग्राउंड का सिग्नल दे के इस रिले को उसने एक्चुएट कराया है, और फिर इस रिले के एक्चुएट होने से जो पावर है वो शिफ्ट होके इन दोनों रिलेज में से कोई रिले भी एक्चुएट नहीं हुई। तो ये नॉर्मल हालत में ये स्विच यहीं पे होता है, तो ये पावर यहाँ से होती हुई इस मोटर से होती हुई इस रिले से होती हुई इस मोटर में आएगी और यहाँ पे डंप हो जाएगी। तो इस तरह से आपका लो स्पीड कंट्रोल का सिस्टम चलेगा। अब हम बात करते हैं जब एसी ऑन है और इंजन हाई टेम्परेचर के ऊपर है। जब एसी ऑन है तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया था कि जब भी एसी ऑन होगा, जो प्रेशर स्विच है उसका एक काम हमें हमेशा पता है कि प्रेशर स्विच ने एसी एम्पलीफायर या ईसीएम या किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को ये सिग्नल देना होता है कि उसमें जो एसी जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है वो एक ख़ास लिमिट से ना कम है ना ज़्यादा है। जब ना कम हो ना ज़्यादा हो तो ये इसका सिग्नल यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये सिग्नल यहाँ पे अवेलेबल जब रहेगा, तो जब एसी एम्पलीफायर को इस सिग्नल का पता चलता है, तो तब ही वो जो कूलिंग फ़ैन है, जो उसके लिए जो फ़ैन उसने ऑन कराने हैं, कंडेंसर फ़ैन मोटर और रेडिएटर फ़ैन को लो स्पीड के ऊपर, वो तभी उसका सिग्नल देगा। अदरवाइज अगर ये जो प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है, आपने एसी स्विच ऑन किया, जो कंप्रेसर का बिल्डअप जो प्रेशर वहाँ पे मौजूद है, अगर उसकी मिकदार एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा है या कम है, तो फिर कम होती है या बीच में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कम हो जाती है, ज़्यादा गैस लीक हो जाती है, तो एक ख़ास मिकदार से भी कम हो जाता है प्रेशर, तो फिर एसी कंप्रेसर को बचाने के लिए ये एसी एम्पलीफायर ये सिग्नल ख़त्म हो जाता है यहाँ से, और ये जब सिग्नल ख़त्म होगा तो एसी एम्पलीफायर यहाँ से इस फ़ैन को भी बंद करा देता है। तो ये प्रेशर स्विच जो है ना उसने बनाया हुआ है। अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि एसी प्रेशर हाई हो गया है, एक ख़ास लिमिट पे आया है, जो कि ख़ास जो इसकी ऑपरेटिंग लिमिट है प्रेशर की, उसी लिमिट के ऊपर, हायर लिमिट के ऊपर है। सॉरी, मैं मेरे ख्याल में जंप कर गया हूँ। हाँ जी, ये सिनेरियो हमने देखा था कि ये देखना था एसी ऑन, कि एसी ऑन है जिसको हमने अभी पहले डिस्कस किया है, और फिर इंजन जो है ना उसका टेम्परेचर हाई हो गया है। जब इंजन का टेम्परेचर हाई हुआ है तो ये स्विच बनेगा। जब ये स्विच बनेगा तो आपका ग्राउंड इस जंक्शन कनेक्टर पे आएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन उसका हम अभी कोई ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, और यहाँ से फिर होते हुए ये चला जाएगा इन दो रिलेज के ऊपर। अब याद रखिए कि ये रिले भी अभी ऑपरेटेड है, और ये जब रिले ऑपरेट होंगी तो ये स्विच यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। जब ये स्विच इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखें कि पावर अवेलेबल है इस मोटर के ऊपर। अब जो ग्राउंड है वो ग्राउंड बेसिकली अब इस ग्राउंड से आके यहाँ से शिफ्ट होगा इस मोटर पे, यानी कि ये मोटर इंडिपेंडेंट हो गई है इस मोटर से। पहले हमने देखा था कि ये यहाँ से होके इस मोटर, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड थी, अब ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं।
यहाँ पे आप देखें कि ये पावर 12 वोल्ट सारे का सारा इसी एक मोटर को मिल रहा है और यहाँ से फिर ग्राउंड इधर आ गया क्योंकि ये रिले बन चुकी है। फिर ये रिले जब बन चुकी है तो यहाँ से पावर शिफ्ट होगी और इस मोटर पे आ जाएगी और इसका ग्राउंड भी ये अवेलेबल है, तो ये मोटर भी इंडिपेंडेंट हो गई। तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिल गया, तो ये दोनों मोटरें फिर हाई स्पीड पे स्विच कर जाएंगी क्योंकि इनको पूरे 12 वोल्ट या बैटरी वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि एसी ऑन और इंजन हाई टेम्परेचर सिनेरियो में इस तरह से सर्किट काम करेगा कि एसी ऑन होने की सूरत में उसने यहाँ पे प्रेशर स्विच से प्रेशर का अंदाज़ा करना है और उसका सिग्नल अगर अवेलेबल रहता है तो क्लच एसी का एंगेज रखेगा एसी एम्पलीफायर और यहाँ से ग्राउंड को थ्रू रखेगा, जिसकी वजह से ये रिले बने रहेगी और टेम्परेचर स्विच की वजह से ये दो रिले बनेंगी। जब ये दो रिले बनेगी तो ये दोनों मोटरें इंडिपेंडेंट काम करना शुरू करेंगी और इनकी स्पीड हाई रह जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रेशर स्विच का क्या काम है। ये 4 पिन का प्रेशर स्विच है। जनरली जो आप अगर थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड करते हो तो हम जानते हैं कि इस प्रेशर स्विच के ऊपर कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें पावर भी आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे इनपुट ग्राउंड है और इस तरफ भी लाइकली है कि ग्राउंड है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये ग्राउंड किस वक्त इधर पहुंचेगा इसका हमें अता पता नहीं है राइट नाउ। तो यहीं पे चूंकि मैंने शुरू में बात की थी टोयोटा ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर की, तो उसमें हमने ये देखने की कोशिश करनी है कि ये स्विच काम कैसे करता है और एम्पलीफायर फिर इस यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ करता है कि ये सिस्टम काम करना शुरू करे। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं और अब दोबारा हम चलते हैं टोयोटा ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सेंटर के सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये अब प्रेशर स्विच का अता पता करना हमें जैसे वायरिंग डायग्राम के में किसी किस्म की और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली थी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्रेशर स्विच तो उसने दिखाया है लेकिन उसका सिर्फ प्लग दिखाया है और उसकी पिन आउट्स दिखाई हैं और ये नहीं बताया कि ये काम कैसे करेगा। तो इस चीज़ को ढूंढने के लिए हमें इस सिस्टम की वर्किंग को हमने डिस्क्रिप्शन को देखना है और सिस्टम कहाँ पे होगा। तो वायरिंग से हम बाहर निकल आए हैं, रिपेयर मैनुअल के अंदर आ गए हैं। तो रिपेयर मैनुअल के अंदर कूलिंग सिस्टम हमें पता है या तो इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम अवेलेबल होगा या फिर आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम। प्रेशर स्विच का प्योरली ताल्लुक किसके साथ है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ है। तो हम एयर कंडीशनिंग में जाते हैं। एयर कंडीशनिंग में जब हम जा रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे एयर कंडीशनिंग है, ये मेन मेन्यू है और उसके राइट साइड पे सब मेन्यूज हैं। तो मेन मेन्यू में अगर आप देखें कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यहाँ पे मैनुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो इसकी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ से ये शुरू हो रहा है मेन्यू पार्ट्स, सिस्टम डायग्राम, सिस्टम डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टम डायग्राम पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कैन इस्तेमाल हुई है, जबकि हमारे सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कैन नहीं दिखाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सेप्ट 2C लिखा हुआ है, यानी कि 2C इंजन के अलावा जो डायग्राम है उनके लिए है। ये इन इंजन के लिए डायग्राम बनी हुई है। फिर ये एक और इंजन है और यहाँ पे एक और इंजन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे आप देखेंगे तो कैन भी आपको नज़र आ रही है, जबकि हमारे इंजन के अंदर किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं है। हम वापस चलते हैं और सिस्टम डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि यहाँ पे उसने कंप्रेसर की वर्किंग दी हुई है और यहाँ पे प्रेशर स्विच का उसने टीएमसी मेड गैसोलीन की बात की है और टीएमसी मेड डीजल की। और यहाँ पे वो कहता है कि प्रेशर स्विच AC pressure switch sends the appropriate signal to AC amplifier when AC रेफ्रिजरेंट प्रेशर ड्रॉप्स टू लो, या बहुत ज़्यादा लो जब ड्रॉप हो जाए AC का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर या उसका प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो उस सूरत में ये एम्पलीफायर में एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि AC एम्पलीफायर वो जब सिग्नल वो रिसीव करता है तो उसको समझते हुए AC एम्पलीफायर जो मैग्नेटिक क्लच है उसकी रिले को ऑफ कराता है और मैग्नेटिक क्लच यानी कि AC बंद हो जाता है। इसके अलावा उसने इसके बारे में और की कोई चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दी हुई। तो हमें मज़ीद अभी तलाश करना है कि इसके बारे में। तो हम इंजन को देखते हैं और इंजन में देखते हैं कि कूलिंग सिस्टम कहीं पे है। यहाँ पे आप देखें कि 1NG की सारी चीज़ें 1NG से मुतालिक हैं। लेफ़्ट साइड पे फिर आ जाएं तो यहाँ पे उसने 1NG का इंजन कंट्रोल सिस्टम 1ZR का दिया है। फिर उसने 2ZRFB कंट्रोल इंजन और उस कंट्रोल इंजन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे वो देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कूलिंग सिस्टम यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आता। तो इसको अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे तो कंट्रोल इंजन के अलावा फिर इंजन कंट्रोल सिस्टम मुख्तलिफ इंजन के उसने दिए हैं
और उसके बाद ये 2C इंजन मैकेनिकल उसने दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे नहीं है। तो मजीद नीचे चलते हैं, तो इसको मैं देख चुका हूँ, आप नीचे चलते जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूल सिस्टम है मुख्तलिफ इंजन का, उसके बारे में उसने डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे आप इमिशन कंट्रोल सिस्टम्स को उसने हर इंजन के यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम चले चलते हैं कूलिंग सिस्टम, यहाँ पे आप देखें इंजन के आगे हैं, और यहाँ पे 2C सिस्टम का जो 2C इंजन की कूलिंग सिस्टम उसने दिया हुआ है। और कूलिंग सिस्टम यहाँ पे सिस्टम डायग्राम अगर हम बात करें तो ये कूलिंग सिस्टम की डायग्राम यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे वही डायग्राम उसने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड उसमें दिया है। तो ये इस तरफ को शुरू करती है, यहाँ पे इग्निशन, उसने इग्निशन की रिले दिखाई हुई है, इग्निशन स्विच दिखाया हुआ है। और यहाँ से अगर आप इधर आते हैं तो सबसे पहले फैन 3 के ऊपर ये पावर इग्निशन की यहाँ पे इस रिले के ऊपर स्टैंड बाय है। इसी रिले से यहाँ पे जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, और यहाँ पे आप देखें तो एयर कंडीशनर जो कंट्रोल या एम्पलीफायर असेंबली या कंट्रोल असेंबली एक ही चीज़ है, और CFN प्लस जिसको हम डिस्कस आ रहे हैं, और CFN माइनस। और इसके साथ आप देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट का जो स्विच है वो उसने दिखाया है। और इसका बेसिकली जो इंजन है, तो यहाँ पे भी उसने वर्किंग का हमें यहाँ पे भी नहीं बताया। हम दोबारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जाते हैं, और यहाँ पे हम जो मैनुअल सिस्टम है उसकी हमने पहले सिस्टम डायग्राम डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था। अब इसको मजीद थोड़ा सा आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको कूलिंग फैन सर्किट नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो जब ये कूलिंग फैन सर्किट हमें नज़र आया है तो TDV मेड फॉर 2C। अब यहाँ पे उसने ये चीज़ दे दी है, और नीचे सर्किट वही डायग्राम दोबारा भी दे दिया है, और प्रेशर स्विच भी उसने दिखा दिया है, और ये भी दिखा दिया है कि प्रेशर स्विच से एक सिग्नल ECM को भी जा रहा है, और CFN इसके साथ AC एम्पलीफायर के साथ भी ये कनेक्टेड है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन इसी की प्रेशर स्विच की यहाँ पे ECM को भी जा रही है और AC एम्पलीफायर को भी जा रही है। तो ये TDV मेड है। और 2C के लिए उसने यहाँ पे दिखाया कि प्रेशर स्विच जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट स्विच के साथ भी कनेक्टेड है, और CFN माइनस के साथ, और यहाँ पे ECM का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। तो ये 2C इंजन की डायग्राम है। यहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें CFN प्लस यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि एम्पलीफायर की जो प्लस से जो बाहर निकल रही है वायर, और माइनस से जो वायर निकल रही है वायर, वो एम्पलीफायर के अंदर कनेक्टेड है बीच के अंदर। और जो ग्राउंड एम्पलीफायर ने निकालना है वो ट्रांजिस्टर की मदद से यहाँ से निकालना है ग्राउंड को। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाउएवर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, जिसमें वो कहता है कि ये सिस्टम जब ऑन करते हैं तो एम्पलीफायर जो है ना CFN प्लस जो है ना ग्राउंड टर्मिनल, वो रिले नंबर 3 को वो ऑन कराता है, जिसको हमने पहले डायग्राम के अंदर देख चुके हैं। तो उसकी मदद से 3 नंबर की जो रिले जब ऑन होती है तो पावर उस रिले से होती हुई एक मोटर पे जाती है, फिर दूसरी रिले से होते हुए दूसरी मोटर पे, उन दोनों को सीरीज में रखते हुए लो स्पीड पे चलाती है। वो कहते हैं जब द सर्किट इज ग्राउंड वाया टर्मिनल 2, ये उसने वही चीज़ बयान की है। वो कहते हैं टर्मिनल 3 and 4 ऑफ फैन नंबर 2 रिले एंड टर्मिनल 2 and 1 ऑफ कूलिंग फैन मोटर। एज अ रिजल्ट नंबर 2 कूलिंग फैन मोटर एंड कूलिंग फैन मोटर जो 1 है आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो मैंने अभी बात की है कि वो सीरीज में कनेक्ट हो जाती हैं और लो स्पीड पे ऑपरेट करती हैं। वो कहते हैं जब प्रेशर स्विच टर्न्स ऑन व्हेन रेफ्रिजरेंट प्रेशर इंक्रीजेज। अब ये 2 इंक्रीज नहीं कह रहा, बल्कि कहता है कि जी जब रेफ्रिजरेंट प्रेशर जो एक नॉर्मल रेंज के अंदर इंक्रीज करता है तो एक प्री सेट वैल्यू पे जब आता है तो प्रेशर स्विच ऑन कराता है फैन नंबर 2 की रिले को और फैन नंबर 1 की रिले को। यानी कि ये जो प्रेशर स्विच है ये फिर ऑन कराएगा रिले 1 और 2 को। ठीक है जी, 3 ऑलरेडी ऑन है CFN प्लस की वजह से, ये 3 है, और 1 और 2 को जब ये ग्राउंड अवेलेबल करता है, इस ग्राउंड की वजह से जो ये रिले है और दूसरी रिले है वो दोनों रिले ऑन होंगी, जिसकी वजह, सॉरी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह से ये आप देखेंगे रिले नंबर फैन नंबर 2 की रिले, और इधर से कनेक्शन उसने यहाँ पे फैन नंबर 1 की रिले। 3 ऑलरेडी इस एम्पलीफायर की वजह से, इसकी वजह से ऑन हुई है, और ये 2 है वो इस प्रेशर का, जब AC प्रेशर का जो AC सिस्टम का प्रेशर है वो एक खास लिमिट, नॉर्मल लिमिट के अंदर एक खास अपर लिमिट में पहुंचता है, तो ये स्विच फिर बनता है और यहाँ से आप देखें कि ग्राउंड को थ्रू करेगा, और वो ग्राउंड यहाँ पे CFN माइनस इसको भी पता चलेगा और साथ में इधर भी ये पहुँच जाएगा। आई होप इसके साथ हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और साथ में हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि हमने इन्फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से जो ग्लोबल सर्विस इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको एक्सप्लोर करना है। अब आप ये देखें कि इंजन का टेम्परेचर लो है और AC जो है ना
एसी ऑन हुआ है और उस एसी का प्रेशर भी थोड़ा सा हाई हुआ है। तो जब प्रेशर हाई हुआ है तो यहाँ से स्विच से ये ग्राउंड शिफ्ट होगा, जैसा कि हमने पीछे अब डिस्कस किया है। ये ग्राउंड आगे इस जंक्शन कनेक्टर पे बनेगा, यहाँ से इसको पता चलेगा एसी एम्पलीफायर को, और यहाँ से इस जंक्शन कनेक्टर से होते हुए ये ग्राउंड इन रिले नंबर 1 और 2 पे पहुँचेगा। 3 पे CFN प्लस से ऑलरेडी एसी ऑन होने की वजह से यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो ये वो रिले ये भी बन जाएगी और पावर यहाँ से इस मोटर को डायरेक्टली मिलेगी। और ये रिले जब बनेगी तो ये जो पावर यहाँ से जो पावर आई हुई है, ये पावर यहाँ पे इस ग्राउंड से होते हुए डायरेक्ट इस ग्राउंड के साथ लिंक हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि हाई स्पीड जो है ना सर्किट एनर्जाइज हो जाएगा और दोनों मोटरें हाई स्पीड पे चलना शुरू हो जाएंगी। और अब एसी प्रेशर भी हाई है और इंजन टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो इंजन टेम्परेचर के हाई होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब एसी प्रेशर हाई है तो ये दोनों फ़ैन दोनों हाई स्पीड पे चल रही हैं। तो ये ग्राउंड ऑलरेडी इस जंक्शन से होते हुए यहाँ पे मौजूद है, तो ये ग्राउंड जब आएगा तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने चला, दोनों की दोनों मोटरें हाई होती रहेंगी। अब अगर ये एसी का प्रेशर जब भी लो होगा लेकिन टेम्परेचर स्विच चूँकि बना होगा, तो तब भी ये मोटर्स हाई रहेंगी। तो यहाँ पे हमने इन सारे सर्किट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं प्रेशर स्विच के ऊपर थोड़ा सा। अब यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो एसी एम्पलीफायर असेंबली है, एसी एम्पलीफायर असेंबली बेसिकली एक कंट्रोल मॉड्यूल है, और यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट जो कि कूलिंग फैन से रिलेटेड हैं उसके 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जबकि जो पूरी असेंबली है उसके साथ और भी चीज़ें मुंसलिक हैं। आपकी नॉब भी, ब्लोअर फैन भी, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर इसी एसी एम्पलीफायर असेंबली के साथ। और ये बेसिकली एक कंप्यूटर है जो कि यहाँ पे इस सारे सर्किट को कंट्रोल करने में अपना रोल एंड पार्ट अदा कर रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो कूलिंग फैन सर्किट हैं टोयोटा करोला के कुछ और मॉडल इंजन जिनके अंदर 1ZFE, 1ZFBE, 3ZFE इंजन, इनको लेके हम डिस्कस करेंगे, और इनके अंदर थोड़ा सा फर्दर कम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर कुछ और कंट्रोल मॉड्यूल का भी रोल एंड पार्ट है, जहाँ पे कैन कम्युनिकेशन या लिंक कम्युनिकेशन के भी रोल एंड पार्ट है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।